किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो करता है हमारे किसान भाइयों की समस्या का समाधान, और कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और किसानों के हित की हम बात इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। अलग अलग विषय से जुड़े हुए किसान भाई सवाल पूछते हैं और उसका समाधान लाइव इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। हमारे किसान भाइयों की भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट लाइव इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। तो कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कि हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम कौन से विषय लेकर हाजिर हुए हैं और कौन से विषय हैं जिससे जुड़कर आप अपने सवाल या अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के विषय कौन से हैं। सब्जियों की संरक्षित खेती कैसे आपको मुनाफा दे सकती है, किन किन सब्जियों की खेती आप कर सकते हैं, इस विषय पर बात होगी। और जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा कपास की बुआई एवं किस्में। कपास की बुआई का एक समय बेहद उपयुक्त समय है। इसकी बुआई के तरीके क्या हैं, किस प्रकार से देखभाल करनी है ताकि आपको अच्छी पैदावार मिले, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब इन दोनों विषय से जुड़ के आपके कौन से सवाल हैं जो आप हमसे पूछ सकते हैं, और उन सवालों को पूछने का तरीका क्या है। 3 माध्यमों के जरिए आप जुड़ सकते हैं। पहला माध्यम टोल फ्री नंबर का है। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए हमसे जुड़ने के लिए 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय अपने टेलीविजन की आवाज़ कम रखें ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया सके और आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से किया जा सके। इसके अलावा किसान भाई व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप करते समय किसान भाई अपने सवाल जहां से भेज रहे हैं अपने नाम और जगह का नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आखिरी विकल्प है ईमेल का। आप ईमेल करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। तो बिना देर किए हुए इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसको निभाइए और अपने सवाल कोई भी है वो पूछ डालिए। अब वक्त हो गया उन लोगों से मिलने का जो करते हैं आपकी समस्या का समाधान। इस कार्यक्रम की आन बान शान है। तो आइए मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से। डॉक्टर देवराम बाजिया जी का स्वागत है। आप सहायक आचार्य हैं श्रीकरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, राजस्थान से। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे खास मेहमान, दूसरे एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन जी। आपका भी बहुत स्वागत है सर। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI पूसा, नई दिल्ली से। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर देवराम बाजिया जी से करते हैं। डॉक्टर बाजिया जी, जो हम विषय लेकर आज हाजिर हुए हैं, शुरुआती तौर पर अगर बात की जाए, मुख्य तौर पर किन बातों का किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी फसल उनको अच्छी मिल सके? देखिए, जो कपास की फसल है ये भारतवर्ष के अंदर लगभग 10 राज्य हैं जो इन मुख्य रूप से जिसमें कपास की फसल की जाती है। और इसका जो बिजाई का, अगर हमने सबसे पहले खेती का यही सिद्धांत है कि अगर हमने समय पे बिजाई कर दी तो आपकी लगभग जो मैक्सिमम जो ज़्यादातर समस्याएं आती है कीट और बीमारियों की, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो अब समय जो चल रहा है, ये वैसे तो इस कपास की जो बिजाई का समय है पूरी साल भर चलता रहता है पूरे भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि अलग अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके अनुसार ये फसल अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग समय पे बिजाई की जाती है। पर ये जो अब जो समय आ रहा है, जो 15 अप्रैल से शुरू होके और 10 जून तक का जो समय है, इस समय में सबसे बेस्ट जो मई का महीना है, इसके अंदर जो किसान भाई बिजाई करेंगे, और स्पेशली जो हमारा मध्य भारत है और जो उत्तरी भारत है जिसके अंदर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के 3 स्टेट हैं, और मध्य भारत के अंदर गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। अगर इनके अंदर इस समय बिजाई करते हैं तो निश्चित तौर पे इस फसल से बहुत अच्छी, क्योंकि ये इसको सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है और ये नकदी फसल है। और इस फसल के ऊपर लगभग 50 मिलियन जो परिवार हैं वो जुड़े हुए हैं। वो कच्चा जो रेशा मिलता है उसमें, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से खेती के अंदर इस फसल के द्वारा
इनकम होती है। और इसका जो अगर हम ग्लोबल लेवल पे इसके बारे में बात करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन के अंदर है चाइना के बाद में हम सेकंड नंबर पे हैं। और जो एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं और प्रोडक्टिव वाइज बात करते हैं तो अब हम क्या कुछ टाइम से जो प्रोडक्शन है वो हमारा 3-4 साल से एक जगह आके कांस्टेंट सा हो गया, स्टेगनेंट हो गया। जो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए तो हम उसके ऊपर आगे डिटेल में और बात करेंगे। जी, तो हमारा जो उत्पादन है वो कांस्टेंट ना रहे इसके लिए हमें क्या काम करने हैं ये भी हम डॉक्टर साहब से समझेंगे। और आपने जैसे सुना कि ये सफ़ेद सोना है, हमारे किसान भाइयों की आजीविका से जुड़ी हुई ये फसल है और भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर के उसके उत्पादन क्षेत्र में आता है। इसको और आगे कैसे बढ़ाना है और पहले नंबर पर हमें कैसे पहुँचना है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। कपास, जिसे हम सफेद सोना भी कहते हैं, जो रेशा वाली नकदी फसल है। भारत में कपास की खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में मुख्य रूप से की जाती है। भारत में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। बीजों के जमाव के लिए न्यूनतम 16 डिग्री तापमान और अंकुरण के लिए 32 से 34 डिग्री तापमान होना चाहिए। वहीं फसल की बढ़वार के समय तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। कपास के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर वर्षा का होना जरूरी है। कपास के लिए मिट्टी में जल धारण और जल निकासी दोनों क्षमता का होना जरूरी है। जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हों, वहां बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। इसके लिए पीएच मान 5.5 से 6 अच्छा माना जाता है। वहीं किस्मों की बात की जाए तो अमेरिकन कपास में पूसा 8-6, LS 886, F286, F286, F1378, गंगानगर, अगेती, संकर किस्मों में फतेह LDH 11, LH 144, धनलक्ष्मी, उमा, शंकर, सूर्या। देसी किस्मों में HD 1, HD 107, H 974, RG, रोहिणी। अमेरिकी प्रजातियों की बुआई देसी प्रजातियों से कुछ पहले की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसकी बुआई आमतौर पर गेहूं की कटाई के बाद अप्रैल-मई के महीने में की जाती है। अप्रैल-मई में बुआई करने से बढ़िया पैदावार मिलती है। अच्छी बढ़वार के लिए बीजों को कतार में बोना चाहिए। फसल के सही विकास और बेहतर उत्पादन लेने के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर डोरा चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव कर सकते हैं। किसान कपास के साथ अंतः फसलों में गेहूं, मक्का, ज्वार, सरसों लगाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो कपास की बेहतर फसल लेने के लिए कौन से ऐसे तरीके हैं, रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे विषय का रुख करते हैं डॉक्टर हसन जी का। डॉक्टर हसन जी, भारत में सब्जियों की पैदावार की बात करें, रिकॉर्ड तोड़ सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। ऐसे में अगर संरक्षित खेती की बात की जाए और संरक्षित खेती के माध्यम से सब्जियों के उत्पादन की बात की जाए, क्यों हम संरक्षित खेती की तरफ बढ़ें? और सब्जियों के उत्पादन की अगर बात करें तो संरक्षित विधि से हम सब्जी उगाने से हमें क्या लाभ होगा? किसान भाई क्यों इस तरफ मुड़े? संरक्षित खेती एक आधुनिक तकनीक है जिसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के अंदर किसान भाई सालों भर सब्जी का खास करके बेसिकली सारे उद्यानिक फसलें हैं, लेकिन सब्जियों का उत्पादन खास करके बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और अगेती, पिछेती और सालों भर जो उत्पादन है इस तरह के विशेष संरचनाओं के अंदर किया जा सकता है। आजकल की जो परिस्थिति है इसमें किसान भाई दो तरह की समस्या लेते हैं, सामना करते हैं। मुख्यतः इसमें बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस होता है, तो जिसमें कि हम देखते हैं तरह तरह की बीमारी एक तरफ है, फिर एक तरफ जलवायु परिवर्तन के कारण हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तापमान, कम तापमान, बहुत ज़्यादा बारिश कम समय में। तो ये सभी जो होता है आजकल ये कारक हैं जो कि हर जगह पर मौजूद हैं। तो इन सभी कारकों की से उपस्थिति में किसान भाई किस तरह से सब्जियों का उत्पादन सालों भर करें, उसमें संरक्षित खेती का एक विशेष योगदान है। संरक्षित खेती के लिए जैसा कि मैंने बताया कि संरचनाओं की ज़रूरत होती है। इस किसान भाई के लैंग्वेज में इस तरह की संरचनाओं को मुख्यतः ग्रीन हाउस, नेट हाउस, शेड नेट,
पॉली हाउस, टनल टाइप, इस सब तरह के स्ट्रक्चर्स है। सभी स्ट्रक्चर्स की एक विशेषताएं होती है, बट मुख्यतः जो स्ट्रक्चर्स होती है ये मुख्यतः जीआई पाइप से बनाई जाती है। बट ये स्ट्रक्चर्स आजकल पॉली हाउस खास करके आजकल बैम्बू बेस्ड भी बनाया जा सकता है, और तरह तरह की जहाँ पर कुछ लकड़ी मिल रही है उससे भी बनाया जा सकता है, और इसको हम विशेष प्रकार के जो कवरिंग मटेरियल से उससे ढकते हैं और एक ऐसी परिस्थिति अंदर में क्रिएट करते हैं, माइक्रो क्लाइमेट तैयार करते हैं जिसमें खासकर सब्जी का उत्पादन सालों भर बहुत अच्छा से हो सकता है। तो सबसे बड़ा मुख्य फायदा ये होता है किसान भाई इस तरह की संरचनाओं के, इस तरह की तकनीक को लेकर के सालों भर जब खेती करेंगे अच्छी तरीके के तो उससे अच्छी कमाई हो जाती है, पैदावार काफी अच्छा हो जाता है, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल की पैदावार होती है। जी जी। तो अगर संरक्षित खेती की तरफ हम मुड़ते हैं तो जिस तरीके की समस्याएं किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है आज के समय में, अगर संरक्षित खेती का चुनाव करते हैं तो इन समस्याओं का समाधान अगर देखा जाए तो संरक्षित खेती के माध्यम से किसान भाई सब्जियों का उत्पादन साल भर किसी भी सब्जी का ले सकते हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर हसन जी का। आइए धरातल पर किस तरीके से काम करता है और इसमें क्या कुछ कारक काम करते हैं ये भी हम समझेंगे, कि फिलहाल इस विषय से भी जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। फसलों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए संरक्षित खेती का बढ़िया सहारा लिया जा रहा है। हमारे देश के उन हिस्सों में संरक्षित खेती आम होती जा रही है जहां पानी की खासी समस्या रहती है। ये बदलते दौर की कृषि प्रणाली ही है कि किसान इस तकनीक का तेजी से उपयोग करने लगा है। इस तकनीक में फसलों को पॉली हाउस, नेट हाउस या टनल के अंदर उगाया जाता है। इस संरचना में फसलों की प्रकृति के हिसाब से अनुकूल वातावरण तैयार करके दिया जाता है, जिसमें मौसमी सब्जियों के साथ साथ बेमौसम की सब्जियां, फल और फूल उगाए जाते हैं। ये कांच या प्लास्टिक से बनी एक प्रकार की संरचना होती है। इसमें तापमान, आर्द्रता और सूर्य के प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। साथ ही ढांचे के ऊपर पारदर्शी पॉलीथीन लगाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। इतना ही नहीं, ये संरचना फसलों के लिए इतनी संरक्षित होती है कि पाला, बारिश, ओले, ठंडी गर्म हवाओं से रक्षा करती है। इसलिए फसलों में रोग व कीट लगने की आशंकाएं भी कम होती हैं। सही प्रबंधन से पॉली हाउस में साल भर में 3 से 4 फसलें ली जा सकती हैं। हालांकि इस तरह की खेती में शुरुआती खर्च ज्यादा होता है, लेकिन राज्य सरकारें इसके लिए 30 से 50% तक लोन व सब्सिडी देती हैं। एक बार उत्पादन शुरू हो जाए तो अच्छी आय भी मिलने लगती है। संरक्षित खेती से मिलने वाली उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है। पॉली हाउस में उगने वाली सब्जियों व फलों का आकार लगभग एक समान होता है, इसलिए बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। तो संरक्षित खेती से जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा और कितना मुनाफा इससे हो सकता है, शुरुआत में क्या समस्याएं होती हैं, ये भी हमने इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की है। धरातल पर एक चीज़ कैसे काम करते हैं उसको समझेंगे, लेकिन रुक करते हैं डॉक्टर देवाराम जी का। डॉक्टर देवाराम जी, अगर हम बात कपास की खेती को लेकर करें, सबसे पहले जो शुरुआती स्टेप होता है वो भूमि का चुनाव करना होता है। भूमि का चुनाव पूछने का मेरा तात्पर्य ये है कि किस खेत में, मतलब अभी कौन सी फसल काटी जा रही है, किस फसल को काटने के बाद ये भूमि मेरे लिए उपयुक्त है जिससे इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं पड़ेगी, और जो पहले फसल कट गई है उसके अवशेष भी कपास को उत्पादन करने में मदद करेंगे। इस प्रकार से कौन सी भूमि का चुनाव करना चाहिए? जी देखिए, जो कपास की फसल है उसके लिए 3 तरह की मिट्टी को छोड़ के, एक तो जिसके अंदर सेम की समस्या हो, जहाँ पे पानी रुकता हो, रेतीली जमीन हो, और नमक वाली जो लूणीय जमीन बोलते हैं। अगर इस तरह की 3 तरह की ज़मीन को छोड़ के बाकी सब तरह की ज़मीन के अंदर कपास की खेती की जा सकती है जी। और जो भी ज़मीन हो, खेत जो मिट्टी है उसके अंदर उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कपास की फसल है ये एक ऐसी फसल है जिसमें बिल्कुल मिट्टी में नमी रहनी चाहिए, और ऊपर से इसका बिल्कुल जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको आर्द्रता बोलते हैं वो कम से कम होनी चाहिए। और अगर इस तरह की मिट्टी होगी तो उसके अंदर आप हर तरह की मिट्टी के अंदर इन 3 तरह की भूमि को छोड़ के आप कपास की बहुत अच्छे से फसल ले सकते हैं। जी, बात करें डॉक्टर हसन जी से। डॉक्टर हसन जी, आपने बेम्बू का जिक्र किया था कि बेम्बू का भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो पॉली हाउस की संरचनाएं होती हैं या ग्रीन हाउस की संरचनाएं तो बहुत महंगी होती हैं। अगर बेम्बू के उपयोग की बात की जाए तो किस प्रकार से बेम्बू से शुरुआत कर सकते हैं किसान भाई? क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है उसके मुकाबले? देखिए, जो
व्यावसायिक तौर पर जो संरचना जो बनाई जाती है संरक्षित खेती की, ये मुख्यतः जीआई पाइप से बनाई जाती है। जीआई पाइप की जो संरचना होती है बहुत टफ होती है। एक बार जो ये बनती है 25 से 30 साल तक ये आराम से चलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा संस्थान में हम लोगों के पास अभी भी पॉली हाउस है जो लगभग 30-30 साल पुराना है, लेकिन ये मुख्यतः कॉमर्शियली जीआई पाइप से बनाया जाता है। और इसमें हम खास तरह के कवरिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। वो कवरिंग मटेरियल ऐसे प्लास्टिक है, नेट है, शेड नेट है, इसे हमें 4 से 5 साल में बदलना पड़ता है। लेकिन किसान भाई बहुत जगह पर हमारे देश में जैसे बैम्बू है, लकड़ी मिलती है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देना ये बात है कि जहाँ पर भी अगर दीमक की समस्या हो, कुछ कीड़े की समस्या हो, तो जो लकड़ी है या बैम्बू है उसे हमें ट्रीट कर देना है प्रॉपरली। अगर हम उससे किसान भाई उसको प्रॉपरली ट्रीट कर देते हैं तो इसे आराम से लगाया जा सकता है। और बहुत सारे खास कर करके ईस्टर्न इंडिया में, उत्तर पूर्वी भारत में बहुत जगह पर किसान भाई जो है अब बैम्बू बेस्ड ग्रीन हाउस लगा रहे हैं। तो बैम्बू का ग्रीन हाउस बैम्बू का ले लेना है। और बैम्बू मुख्यतः आपको आधा इंच से लेकर करके ये लगभग 2 से 3 इंच तक का बैम्बू आप ले सकते हैं। और उस बैम्बू में हम देखते हैं कि अगर उसको खास कर उसका वो भाग जो करीब 1 से 1.5 फुट जो जमीन के अंदर जाता है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसको ट्रीटमेंट कर दिया जाए, उसको कवर कर दिया जाए किसी प्लास्टिक मटेरियल से, सो दैट कि वो अच्छे से कवरेज हो जाती है। उसके बाद कोई समस्या नहीं आती है। उसके ऊपर किसी भी तरह के हम शेड नेट हो, इंसेक्ट प्रूफ नेट हो, टनल टाइप का संरचना है, वो लगा करके किसान भाई एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट तैयार कर लेते हैं जिसके के अंदर में वो अपने जगह के अनुसार वो वहाँ पर उस तरह की विशेष परिस्थिति में सब्जी ले सकते हैं और उसका अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप शुरुआती तौर पर जो काम डॉक्टर हसन जी ने बताया, इस प्रकार से भी काम करो आगे करके संरक्षित खेती में आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और खास बातें जानेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। हेलो जी नंदस्वरूप जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ, जो पानी हाउस में हम लोग संरक्षित खेती करते हैं तो इसमें 3 प्रकार की हमारी सब्जियां होती है। सब लता वाली सब्जियां होती है, दूसरी ऊपर फसल देने वाली होती है, तीसरी जड़ के अलग पैदा वाली होती है, जैसे हमारा चुकंदर हो गया, मूली हो गई, ये सब चीजें जड़ के अंदर होती। तो हमें पानी हाउस में संरक्षित खेती ज्यादा फायदा लेने की कौन सी करनी चाहिए? किस मौसम में कौन सी फसल का हमें चुनाव करना चाहिए? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका डॉक्टर हसन जी। 3 तरह की फसल होती है, लेकिन किस प्रकार का ये फसल का चुनाव करें जिससे अच्छा उत्पादन ले सकें और किन बेसिक बातों का ध्यान रखें? खास करके उत्तर प्रदेश में अगर आप हैं और वहाँ पर अगर आपको सब्जियों की खेती करनी है तो आप इसमें जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है आजकल, टमाटर की बहुत अच्छी अच्छी किस्में आ गई हैं और इसका बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। इसमें आप सालों भर टमाटर की खेती कर सकते हैं। हरी पीली शिमला मिर्च आ गई है और भी इसकी बहुत सारी विकसित वैरायटीज़ आ गई है आप, जो कि बहुत अच्छा पैसा देता है। खास करके कलर्ड कैप्सिकम है अगर, तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देता है। तो ये दो सब्जी है। इसके अलावा खास करके आजकल विशेष
प्रकार की जो कुकुम्बर है, खीरा आ गया है, ये सालों भर खीरा दे सकता है। खीरा 3 से 4 महीने का एक फसल है। आप उत्तर प्रदेश में इसे 2 या 3 फसल ले सकते हैं। तो इस फसल की जो देखा गया है कि कॉमर्शियली जो व्यावसायिक क्रॉप पर सबसे ज़्यादा किसान आजकल कमाई हो रही है। तो आप 2 से 3 फसल हो जाते हैं। एक फसल में अगर थोड़ा सा कम उत्पादन भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है। तो खीरे का सालों भर उत्पादन अगर आप लेंगे, और खास करके ये जो विशेष प्रकार की खीरा होती है, पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर होती है, इसका काफ़ी अच्छा आजकल सलाद में इस्तेमाल हो रहा है। लोग हेल्थ के लिए काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप, मेरे हिसाब से अगर आप सब्जियों में अगर आप खीरे पर ध्यान दें अगर, तो उससे काफ़ी अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। जी, तो धनस्वरूप मिश्रा जी, आप इन 3 फसलों के विवरण के साथ और जो ऑप्शंस आपको बताएं डॉक्टर साहब ने, इसका इस्तेमाल कर आगे बढ़ सकते हैं खेती में। फिलहाल डॉक्टर देवाराम जी का एक बार फिर से रुक करते हैं। डॉक्टर देवाराम जी, भूमि के चयन की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं बीजों के चयन की, किस्मों के चयन की। बीजों का चयन करते हुए कपास के किसान भाई किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें? अच्छे बीज की गुणवत्ता की पहचान किस प्रकार से करनी चाहिए, और साथ ही साथ बीजोपचार का कितना बड़ा महत्व होता है इसके अंदर? देखिए, जो कपास की फसल है, इसमें जो अभी हमने देखा कि 3 तरह की जो किस्में होती है जो कपास की, एक तो संकर किस्में होती है, एक देसी किस्में होती है, और एक अमेरिकन किस्में है जी। तो अब जो मैं पूरे देश वाइज अगर मैं बात करता हूँ पूरे भारतवर्ष की, तो जब से ये बीटी कपास आई है, जो संकर किस्मों के अंदर बीटी का जीन डला हुआ है, तो ये 2002 में भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर अनुमोदित हुई। और आज का जो प्रीफिक्स ये है कि 95% से ज़्यादा भारतवर्ष के अंदर जो बीटी कपास है, संकर किस्में हैं, वो लगाई जा रही है। और जो देसी किस्में और अमेरिकन किस्में हैं, वो सिर्फ 5% क्षेत्र के अंदर रह गई है। तो अब जो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो 95% जो एरिया है, वो बीटी कपास का आ गया। और बीटी कपास की हर साल भारत सरकार के द्वारा अलग अलग जोन वाइज, जो मैं बताऊं कि 3 जोन के अंदर बांटा हुआ है पूरा देश, जिसमें उत्तरी भारत हो गया, मध्य भारत हो गया और दक्षिणी भारत हो गया, और कुछ पूर्वी भारत के अंदर जिसमें बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र आता है, वहाँ पे भी कपास लगाई जाती है। तो इन तीनों क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग अनुमोदित किस्में हैं, और 3000 से भी ज़्यादा किस्में अब तक भारत सरकार अनुमोदित कर चुकी है। तो इनमें से कुछ ऐसी किस्में हैं, जैसे देसी किस्में हैं, देसी का एरिया, और जो अमेरिकन किस्में हैं वो लगभग विलुप्त सी हो गई है, और देसी किस्मों का एरिया लगभग 4 से 5% है, और 95% बीटी कपास में है। तो जो देसी किस्में हैं उसके अंदर अलग अलग जोन वाइज, अलग अलग क्षेत्र वाइज, हर जो भारत सरकार का जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो, जैसे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CICR, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में, उसके द्वारा भी, उसके जो रीजनल सेंटर है, एक उत्तरी भारत के अंदर सिरसा में है, दूसरा कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से, और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें भी कपास के ऊपर काम किया जा रहा है। तो वहाँ के क्षेत्र से भी आप अपने लोकल जो भी हैं, जो किसान भाई देसी कपास लगाना चाहते हैं, तो वहाँ के हिसाब से फिर भी मैं आपको 2-3 किस्मों का नाम बताऊँगा जो देसी किस्में हैं, जिसमें AAH1, CICR2, HD 123, RG8, ये कुछ देसी किस्में हैं जिनको भारतवर्ष के अंदर लगाई जा सकती है। और जो अमेरिकन किस्में हैं उसमें H1098 है, H1117 है। इसके अलावा जो संकर किस्में हैं, तो मैं अभी बताया कि 3000 से भी ज़्यादा संकर किस्में अनुमोदित हैं, जो अलग अलग कंपनियों के द्वारा और भारत सरकार के जो संस्थान है वो काम कर रहे हैं। जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, PAU के द्वारा भी PAU BT 2 नंबर, 3 नंबर और 647 करके संकर किस्में इजाद की है, जो किसान भाई लगा सकते हैं और बहुत अच्छी पैदावार देती है। ऐसे ही CICR जो ICR का इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा भी बीटी की 4-5 किस्में निकाली है, जिसके अंदर CICR 6 नंबर है, 9 नंबर है, 14 नंबर है और 16 नंबर, ये किस्में हैं जिनको किसान भाई लगा सकते हैं जी। और डॉक्टर देवाराम जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लाइक दर्शक है उनका सवाल ले लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। मुकेश प्रजापति हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। मुकेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी मुकेश जी, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि पानी लगाने के लिए हमें कहां से वो सहायता मिलेगी? फिर से सवाल दोहराइए। पॉली हाउस के लिए हमें कहां से सहायता मिलेगी? जी डॉक्टर हसन जी, पॉली हाउस के लिए कहां से जानकारी लें, ट्रेनिंग कहां से लें, क्या व्यवस्था है उसके लिए?
जी, पॉली हाउस के विषय में आप अपने जहाँ आप जिस जिला से भी हैं वहाँ के आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए। कृषि विज्ञान केंद्र में आजकल पॉली हाउस का एक मॉडल रहता है और वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होती है। दूसरा ये है कि पॉली हाउस से संबंधित लगाने के संबंधित आपको अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए या सब्सिडी के बारे में है तो आप अपने जिला उद्यानिक अधिकारी, आप जहाँ पर भी हैं हर जिला में एक जिला उद्यानिक अधिकारी हैं, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा संस्थान पूसा में और जितने भी आजकल जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके आसपास जो भी होगा, आप वहां पर जाइए तो आपको संरक्षित कृषि से संबंधित जो भी प्रशिक्षण है, खास करके हम लोग 3 दिन का 5 दिन का प्रशिक्षण देते हैं, चाहे वो डिजाइन के ऊपर हो, क्रॉप मैनेजमेंट के ऊपर हो, इरिगेशन के मैनेजमेंट के ऊपर हो, आपको जानकारी मिल जाएगी। आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के कभी भी आ जाइए या आप उसके वेबसाइट में आकर करके भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने नज़दीकी उद्यानिक विभाग में संपर्क करके आप इस पे से ज़्यादा जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। फिलहाल कुछ दर्शकों के व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल मिले हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। एक दर्शक हैं हमारे तपांशु हरियाणा से, उनका सवाल है कि कपास में गुलाबी सुंडी की समस्या बहुत आ रही है। डॉक्टर देवाराम जी। जी देखिए, जो कपास की जो फसल है इसके अंदर गुलाबी सुंडी का प्रभाव आ रहा है और ये इसका जो मुख्य कारण है कि हमने जो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स हैं उनका प्रयोग करना बंद कर दिया। तो जो कपास की फसल है, अगर हम इसका एक तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि ये बोल के अंदर टिंडे के अंदर घुस जाती है और जो बीज होता है उसके अंदर ये 2 बीजों को एक जगह जोड़ देती है और अंदर से पूरा का पूरा खा जाती है। तो जब भी हम बिजाई करें तो उससे पहले बीज को उपचारित ज़रूर करें और जब बीज को हम उपचारित करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि जब उस उपचारित करने का मतलब है कि इसके अंदर अगर कहीं पे भी बीज के अंदर इसका लार्वा, जो लार्वल स्टेज होती है, इस कीड़े की 4 अवस्थाएं होती है, अंडा होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है और प्रौढ़ अवस्था होती है। तो जो लार्वल अवस्था होती है वो डोरमेंसी में रहती है और वो लंबे समय तक 2-3 साल तक भी उसका लार्वा बीज के अंदर पड़ा रहता है। तो उस टाइम उसके अंदर फ्यूमिगेशन के द्वारा जब बीज को हम लगाएं खेत में, उससे पहले उसको फ्यूमिगेशन करके और उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर हम खेत को रेगुलर मॉनिटर करेंगे, किसान भाई देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो शुरुआती अवस्था के अंदर ही जो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स हैं उनको आप उसके अंदर जो तिल का तेल है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंथेटिक पायरेथ्रोइड में अल्फामेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है, फेनोलेट है, उनकी जो अनुमोदित दर है वो 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करना है। इसके साथ में आपको क्या करना है कि एक जो स्टिकर आता है हर दवा के साथ में, जब भी आप कीटनाशक दवा डालो, अगर एक बार एक दवा डाल दी तो उसको दोबारा से वही दवाई आपको नहीं डालनी है और उस दवा को रिपीट नहीं करनी है। उससे क्या होता है कि कीटनाशक के प्रति सहनशीलता डेवलप हो जाती है। एक बात और इसके लिए कि जो बीटी कपास जो किसान भाई लगाते हैं, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 95% एरिया संकर किस्मों का है, बीटी कपास का है। तो उस एरिया के अंदर किसान भाइयों को जब भी बीज हम खरीदते हैं किसी दुकान से अनुमोदित दर पे, तो उसके साथ में नॉन बीटी का एक पैकेट दिया जाता है। तो किसान भाइयों ने क्या किया है कि जो नॉन बीटी है उस पैकेट को तो लगाते नहीं है और जो कीड़ा को उसके ऊपर जो कीट, एक बात आप बिल्कुल ये ध्यान में रखो, किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि कीड़े को हम एक मैनेज कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, हम नियंत्रण नहीं कर सकते कीड़े को, क्योंकि कीड़ा जो धरती के ऊपर हमारे से पहले आया था 8 से 10 मिलियन पूर्व हमारे से पहले, और जो ह्यूमन बीइंग आया वो 2 मिलियन पहले आया है। तो आप ये सोच सकते हो कि कीड़ा डोमिनेंट है और उसको भी रहना है और हमारे को भी सर्वाइव होना है। तो कीड़े को ख़त्म नहीं किया जा सकता बिल्कुल जीरे, पर उसको एक आर्थिक आगार स्तर है उससे नीचे दबा के हम रख के और फसल अच्छी ले सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको इस रोकथाम करनी है, किस प्रकार की तैयारियां कर रही हैं, ये भी डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। फिलहाल एक दर्शक हैं कुलदीप हैं फाजिल खां पंजाब से, उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी कुलदीप जी, सवाल पूछिए। सर, हमारे यहाँ पराली कर रही है। आपके यहाँ
मतलब बरान है, पानी कम है, कौन सी वैरायटी नस्ल की कपास की गड़े? जी, तो फजल खां में ये पंजाब में खेती करना चाहते हैं कपास की, कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल करें? अच्छा, पानी कम? जी, पानी कम है। देखिए, कपास की जो फसल है इसको पानी ज़्यादा चाहिए भी नहीं। इसके अंदर आप अगर पानी की कम है तो आप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी आप सिंचाई कर सकते हैं, नालियों में इसकी बिजाई करें। और जैसे पहली जो सिंचाई है वो जितनी आपको कम, ये ध्यान रखना है कि कम से कम फसल को जब ज़रूरत हो तो ही देनी है, और 3 से 4 सिंचाई के अंदर इसकी बहुत अच्छे से फसल ले सकते हैं। और इसके लिए आपको जो किस्म अगर लगानी है तो जो आप देसी कपास लगाना चाहते हैं तो WH1 लगा सकते हैं, और संकर किस्मों के अंदर जो लगाना है तो RCH 314, 134 और 317 में से कोई सी भी किस्म लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से कुलदीप जी किस्मों का चुनाव करके खेत की देखभाल करके आप अपनी कपास की अच्छी फसल ले सकते हैं पंजाब में भी। फिलहाल यहाँ वक्त होगा एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और खास जानकारी अपने मेहमानों से लेंगे हम, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक ले। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दर्शकों के व्हाट्सएप के जरिए सवाल हमें मिल रहे हैं, उनके सवालों को शामिल कर लेते हैं। एक दर्शक हैं रूपराम हैं, उनका सवाल है कद्दू वर्गीय सब्जियों की छत पर खेती कैसे कर सकते हैं, कब करें? डॉक्टर हसन जी। कद्दू वर्ग की सब्जी आजकल खास करके छत पर हो रही है। इस पर एक बात ध्यान रखना है कि छत पर जब आप खेती करें जी, तो खास करके गर्मी में एक शेडनेट आता है, तो आप शेडनेट लगा लीजिए। शेडनेट मार्केट में ग्रीन कलर का और ब्लैक कलर का आ रहा है, तो आपको काला रंग का शेडनेट लेना है, ग्रीन शेडनेट नहीं लेना है। काला रंग का शेडनेट ले लीजिए। शेडनेट के नाम से ये आपको हर जगह नर्सरी के शॉप में भी मिल जाएगा, इसे लगा लीजिए। और अगर छत पर आपको लगाना तो आप 2 बात का ध्यान रखिए कि आप कोशिश कीजिए कि इसमें जो भी आपका गमला है या कंटेनर है उसको आप छत पर रख रहे हैं तो उसमें आप मिट्टी ना डाल करके कुछ मिट्टी रहित माध्यम डालिए। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए, नारियल का भूसा है वो डालिए, कोकोपीट है जिसको कह सकते हैं। कोकोपीट आपको किसी भी नर्सरी शॉप में मिल जाएगी आजकल, नारियल के भूसा के। बहुत लाइट वेट होता है, इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है और ये आपके छत के ऊपर लोड नहीं डालेगा। तो आप इससे मिट्टी रहित माध्यम को लेकर के किसी बैग में, किसी कंटेनर में, पॉट में, गमला में रख लीजिए और उसके ऊपर से शेडनेट लगा करके आप इसकी कद्दू के वर्ग की जितनी भी सब्जियां हैं उसकी गर्मी में आप अच्छी खेती कर सकते हैं। तो ये एक तरह का संरचना तैयार हो गया और एक पॉली हाउस के जितना भी प्रिंसिपल है यहाँ पर फॉलो हो गए यहाँ पर। जी जी। एक दर्शक हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से अंकुर सहाय, उनका सवाल है कपास के फसल में रूट रॉट व लीफ स्पॉट रोग होने के मुख्य कारण क्या है और इसका उपाय क्या होना चाहिए? डॉक्टर देवाराम जी। देखिए, जो कपास की फसल में रूट रॉट है वो एक फंगस होती है, उसकी वजह से रूट रॉट डिजीज आती है। तो उसके लिए अगर आपको उसका नियंत्रण करना है तो उसके लिए आपको एक ट्राइकोडर्मा विरिडी देसी एक पाउडर आता है जिसका 1 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर ले जी। और ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर को 20 से 25 किलो सड़ी गली गोबर की खाद में मिला लें और पेड़ की छाया में कहीं ढक के और उसके अंदर पानी से भिगो दें और उसको ऊपर बोरी या टाट को गीली कर दें और 7 से 10 दिन तक उसको पड़ा रखें। और फिर उसके अंदर आप खेत के अंदर 7 से 10 दिन के बाद में हल्की सिंचाई के साथ में पूरा खेत में बुरक दें और वो ताकि नीचे जड़ के अंदर तो जो फंगस है वो मल्टीप्लाई होगी और जो उसके जीवाणु हैं उसको खत्म कर देंगे जी। इसके साथ एक और दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से। राजेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मेरा एक प्रश्न है, जो बैंगन भट्टे हैं तो इनकी जो है प्राकृतिक खेती या संरक्षित खेती कैसे करें, बैंगन के बारे में जानकारी प्राप्त करें? जी डॉक्टर हसन जी, शिमला में बैंगन की खेती करना चाहते हैं, किस प्रकार की तैयारियां करें, क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं उसके लिए?
बैगन की खेती आप कर सकते हैं और ख़ास करके इसके लिए हम लोगों ने पाया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कि आप नेट हाउस का उत्पादन करके बैगन की बहुत ही खेती, क्योंकि बैगन में काफ़ी कीड़ा आता है, तो कीड़े से बचने के लिए बस ध्यान रखना है। तो इसमें पॉली हाउस का एक बहुत ही सरल स्वरूप है जिसे हम नेट हाउस कहते हैं जी। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो नेट होगी ये 40 से 50 छिद्र वाला, 40 से 50 मेश का इस्तेमाल करना है, इससे अधिक ना करें। 40 भी मिल जाए अच्छा है, 50 भी मिल जाए मेश अच्छा है। आप एक छायादार नेट भी बना लीजिए और इंसेक्ट प्रूफ नेट भी बना लीजिए और उसके अंदर ये वर्गाकार आकार में होगा और इसके अंदर आप बैगन की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अंदर में आप शिमला में पानी से बचाने के लिए कम पानी खर्चा हो, आप जो संरचना बनाएं उसके अंदर आप ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी लगा सकते हैं। तो आपका जो खास करके हम लोगों ने पाया कि नेट हाउस लगा करके उसमें ड्रिप इरिगेशन से लगा करके बैगन की बहुत अच्छी खेती की जा सकती है जी। तो इस प्रकार से बैगन की खेती आप कर सकते हैं। और साथ ही अगर प्राकृतिक तौर पर खेती के बारे में जानना चाह रहे थे बैगन की, अगर हम करना चाहूँ तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं, कैसे शुरुआत करें, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? देखिए, बैगन की खेती में जैसा होता है कि इसमें जो मुख्य समस्या आती है वो आती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े का अटैक होता है। तो असल है कि इस पौधे को किसी तरीके से कीटनाशक दवा से बचाना। तो अगर अच्छी वैरायटी इस्तेमाल करो, जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा के खेती करेंगे तो ये एक तरह से पॉली हाउस भी खेती हो गई, ये प्राकृतिक खेती भी हो गई, क्योंकि अब इसमें इसके अंदर में किसी छिड़काव की जरूरत आपको नहीं पड़ रही है जी। और आपको जो भी पानी या आपको वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर देना है तो आप ड्रिप सिंचाई द्वारा कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का इस्तेमाल करके आप बैगन की अच्छी खेती कर सकते हैं जी। डॉक्टर देवाराम जी का रुख करते हैं। डॉक्टर देवाराम जी दर्शक हैं, उनका सवाल है कि कपास के पौधों की पत्तियां लाल पड़ने पर क्या उपाय किया जाए? जी देखिए, जब से हमने ये बीटी और शंकर किस्में लगाने लगे हैं और ये हाई यील्डिंग जो वेराइटीज़ हैं, शंकर जो किस्में हैं, तो उसके अंदर इसको जो पोषक तत्व है बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो जब इसमें फ्रूटिंग आती है, फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और जो टिंडे बॉल्स बढ़ने लगती है तो उस टाइम उसमें खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये स्पेशली जो लालपन है, जो पत्ते लाल हो रहे हैं, ये समस्या रेतीली ज़मीन के अंदर ज़्यादा देखी गई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब पौधा फुल मैच्योरिटी पे हो और उसमें फ्लावरिंग और बॉल टिंडे बढ़ने लगे तो उसके 15-15 दिन के अंतराल पे आपको 2.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक का, और जो मार्केट के अंदर एनपीके के 19-19 के आ रहे हैं, 18-045 एनपीके आ रहा है, उसके 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में घोल के हर 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करना है ताकि पौधे को पोषक तत्व पूरे मिल जाएं। और जब भी आप बिजाई करें तो उस टाइम मिट्टी की और पानी की जाँच करने के बाद में ही आप जब खेत तैयार करते हैं तो उस टाइम जो नाइट्रोजन उर्वरक है, फास्फोरस है, पोटास है और जिंक है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से डालें। और जो अनुमोदित दर है, जैसे अगर शंकर किस्में लगा ली हैं तो उसकी जो नाइट्रोजन उर्वरक है उसकी जो मात्रा है वो 150 से 160 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अनुमोदित है। तो उसको 3 बराबर भागों में बांट लें, उसकी 1/3 मात्रा बिजाई के समय और खेत तैयार करते समय डालें, और बची हुई जो 2/3 मात्रा है उसको 2 स्प्लिट डोज में देना है, जिसमें एक मात्रा देनी है जब फूल स्टार्ट हो जाते हैं और दूसरा देना है, तीसरी जो डोज देनी है उसको वो उसमें जो बोकी बढ़ने लग जाती है तो उस टाइम देना है, और ये 3 उसमें 15-15 दिन के अंतराल पे एनपीके का छिड़काव करना है जी। तो अगर लाल पत्तियां आपको दिखने को मिल रही है तो आप इस प्रकार का समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर हसन जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर हसन जी, अब अगर हम पॉली हाउस के अंदर जो तमाम फसलें लगाई गई, चाहे वो सब्जी लगाई गई, चाहे वो जो आपने तमाम उदाहरण दिए वो फल सब्जी लगाए गए हैं, अगर इनकी देखभाल की बात की जाए, इनके में उर्वरकों का प्रयोग की बात की जाए, उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए? क्या ये भी उर्वरकों का प्रयोग उसी तरीके से होता है जो हम प्राकृतिक खेती या पारंपरिक खेती में करते आते हैं? साथ ही खरपतवार क्या उगने की समस्या इसमें भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये संरचना है, इसमें सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, तो क्या संभावना रहती है कि इसमें खरपतवार भी उग सकते हैं और फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जो भी जितने भी वैरायटीज़ हैं, एक तो इसमें संरक्षित खेती में आप सालों भर उत्पादन कर सकते हैं, बट मुख्यतः उत्तर भारत में और मध्य भारत में जो हमारा सब्जी का जो साइकिल स्टार्ट होता है ये अगस्त से लगभग शुरू होता है जी। अगस्त में हम कोशिश करते हैं कि हम जितने भी, चाहे वो टमाटर है, खीरा है, या किसान भाई अगर शिमला मिर्च ले रहे हैं तो इसका पौध लगाते हैं, इसमें हम डायरेक्टली बीज नहीं लगाते हैं, तो पौध नर्सरी में उत्पादन कर लेते हैं। पौध 25 से
से 30 दिन में तैयार हो जाता है। जी। और बहुत से इन सभी में आजकल काफ़ी अच्छी पॉली हाउस के, एक बात ध्यान रखना है किसान भाई को, पॉली हाउस की जो किस्में हैं ये खुले खेत से अलग होती हैं। तो इनकी वैरायटीज़ आजकल उपलब्ध है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, परिषद, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, सभी की वैरायटीज़ हैं। वो अच्छी वैरायटीज़ लें और उस वैरायटीज़ का पहले पौध उत्पादन कर लें, और पौध उत्पादन करने के बाद लगभग अगस्त के समय से इसकी पैदावार शुरू होती है। ध्यान देना यह है कि खेत अच्छे से तैयार करने के बाद कोशिश करते हैं कि पॉली हाउस में ज़रूर ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगी होती है। जी। इसी ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा जब हम पौधे का लगा लेते हैं तो शुरू में एक सिंचाई देने के बाद 3 से 4 दिन के बाद हम इसमें उर्वरीकरण शुरू करते हैं। दो पॉली हाउस में जो उर्वरीकरण है, इसमें जितने भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं, चाहे वो यूरिया है, यूरिया फास्फेट है, 1744 है, ये सब 18-18-18 है, 19-19-19 है, ये सब फर्टिलाइजर का काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन किसान भाई को ध्यान देना है कि एक जो चीज़ होती है जिसे हम फर्टिगेशन शेड्यूलिंग कहते हैं, उर्वरीकरण का किस तरह से शेड्यूल किया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र को शुरू में हम कम से कम सप्ताह में 2 बार दें। और ध्यान देना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम की जो उपयुक्त मात्रा है वो उसमें जाए, और उसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसे भी दे दें। अच्छी बात ये कोशिश करना चाहिए कि जितने भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, किसान भाई उसे ड्रिप सिंचाई द्वारा दे, ये अच्छा होता है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का, माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे भी कर सकते हैं। और जो दूसरी बात आपने कहा कि अगर हम पॉली हाउस में अगर अच्छे से सिंचाई एवं उर्वरीकरण करेंगे तो हमें खरपतवार की समस्या नहीं होगी। बट फिर भी ध्यान देते रहना है, खरपतवार को नहीं जमा होना चाहिए। कभी कभी खरपतवार जमा हो जाती है तो हम मल्चिंग द्वारा खरपतवार को रोक सकते हैं। मल्चिंग द्वारा अगर किसान भाई शुरू में ही मल्च लगा लें ड्रिप सिंचाई के साथ साथ तो होती है, और अदरवाइज अगर खरपतवार आए तो उसे खरपतवार समय समय पर निकाल देना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो वो सब्जी की अच्छी खेती कर सकते हैं। जी। इसके साथ ही एक दर्शक हैं, प्रणव है महाराष्ट्र से, उनका सवाल ले लेते हैं। प्रणव जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो सर। जी प्रणव जी, सवाल पूछिए। सर मैं 4-5 साल से कॉटन की खेती कर रहा हूँ जी, और 4-5 साल पहले सर प्रति क्विंटल 15 के ऊपर या 16 के ऊपर मिलता था मुझे, लेकिन दिन ब दिन अभी एवरेज कम होता जा रहा है। इस साल तो मुझे 8 क्विंटल प्रति एकड़ एवरेज मिला। जी, आपके मतलब जो उत्पादन है वो घट रहा है? हाँ, सालाना घट रहा है जी। डॉक्टर, और सर जो खत वगैरह, मात्रा वगैरह सब प्रॉपर ही दे रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी कम होते जा रहा है। जी डॉक्टर देवाराम जी, इनकी साल दर साल जो उत्पादन क्षमता है वो घटती जा रही है, 15-16 सबसे 7-8 टन पर आ गए। क्या समस्या है, क्या बदलाव करना चाहिए इनको? जी देखिए प्रणव जी, जो मेरे को जो समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो आपको जो आपकी जो मिट्टी है उसकी जांच करवानी चाहिए। बिल्कुल। और मिट्टी जांच करने के बाद में, और जो पानी की आपकी सुविधा है, पानी को भी उसके साथ में जांच करवा लो। दूसरा, उसके साथ में आपको ये करना होगा कि जो आप फसल चक्र अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, क्योंकि अगर आप लगातार एक ही खेत के अंदर वही फसल अगर लेते हो तो निश्चित तौर पे प्रोडक्शन घटेगा। तीसरा, आप अगर किस्में कौन सी लगाते हैं, देसी लगा रहे हो, संकर लगा रहे हो या अमेरिकन किस्में लगा रहे हो, तो उनमें बदलाव करना है। और आपके क्षेत्र के अनुसार अनुमोदित किस्में, तो आप जो भी कृषि विभाग के कृषि अधिकारी हैं या जो आपके गांव के अंदर जो सुपरवाइजर होगा और कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, तो आप वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आपका वहाँ पे, मेरे हिसाब से वहाँ पे आपको उनकी सलाह लेनी चाहिए, और वहाँ वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाएंगे और आपकी जो समस्या है उनको देख पाएंगे। तीसरा ये हो सकता है कि जैसे आप लगातार अगर वही कपास की फसल ही ले रहे हो और वही खेत है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कीड़ों की जो प्रजातियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रभाव बढ़ता जाता है और कीड़ों में सहनशीलता बढ़ जाती है। तो आपको फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल। तो आप फसल चक्र अपनाकर इस खेती में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर देवाराम जी, अगर फसल चक्र की हम बात करें तो इसको भी समझाइए कि कौन से फसल चक्र को अपनाकर कपास की खेती में बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। जी देखिए,
कपास आप लगातार एक ही खेत के अंदर फसल चक्र का मतलब ये होता है कि आप जैसे कपास की फसल ली, फिर उसके बाद में गेहूं ले लिया, फिर आप गेहूं लेने के बाद में फिर वापस कपास की फसल ही आ गई। तो उस दौरान आप जो खरीफ की फसल है उन खेत को चेंज करना है आपको, कि उसकी जगह जैसे दलहनी फसल लगा दी आपने, तेल वाली फसल लगा दी। तो ऐसे करके अगर आप करोगे तो आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। जी, तो फसल चक्र को अपनाकर भी आप अपने कपास के उत्पादन में क्षमता की बढ़ोतरी कर सकते हैं और इस तरह की समस्याएं किसान भाई को आ रही है तो उसका समाधान ये भी है। डॉक्टर हसन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर हसन जी दुष्यंत सोलंकी हैं, बदायूं उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल है कि शिमला मिर्च की खेती करता हूँ, मेरे पौधे बीज की कलियाँ सिकुड़ रही हैं, इसके मेरे लिए क्या उपाय करूँ? शिमला मिर्च की खेती में एक बात ध्यान रखना है कि ये शुरू में इसमें इस तरह की पत्तियों में इस तरह की समस्या आती है। तो दो बात का ध्यान रखें कि एक तो शिमला मिर्च जब आप शुरू में लगाते हैं तो ख़ास करके ये देखा जाता है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। आप सप्ताह में 2 बार इरिगेशन करें और इसमें ख़ास करके जो कुछ न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ख़ास करके शुरू में आपको ध्यान देना है कि आप बैलेंस्ड जो फर्टिलाइज़र है 18-18-18 है, 19-19-19 है, इसका इस्तेमाल करें। ठीक है। दूसरा बात ये होता है कि ख़ास करके टमाटर वर्ग की जो ये वर्ग वही है, टमाटर वर्ग और जो शिमला मिर्च का है, ये दोनों में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप देखिए ज़्यादातर जगह पर हम लोगों ने ये पाया है कि आपके जो पत्ते में ये समस्या आई है ये कम कैल्शियम की वजह से है। तो पत्ता अच्छा बिहेव करेगा, इसके लिए आप पानी में घुलनशील कैल्शियम नाइट्रेट डालिए। कैल्शियम नाइट्रेट एक अच्छा फर्टिलाइजर जो वाटर में घुलनशील है, आप इसको डाल सकते हैं और ड्रिप सिंचाई द्वारा आप इसे ध्यान रहे कि कैल्शियम नाइट्रेट को आप एनपीके के साथ मत मिलाइए। कैल्शियम नाइट्रेट एनपीके के अलावा अलग से आप मिला सकते हैं और इसे आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से भी ड्रिप सिंचाई द्वारा कर देंगे तो आपको शुरू में थोड़ा सा अगर आप कैल्शियम अगर अच्छे से देंगे तो आपकी पत्ती स्वस्थ हो जाएगी। जी, तो अगर आपके शिमला मिर्च में इस तरह की समस्या है तो आप भी इस समाधान को आगे बढ़कर ले सकते हैं और समस्या का सुधार करके अपने उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ और खास जानकारी जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। देख रहे हैं आप कार्यक्रम हेलो किसान। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर देवाराम जी का रुख करते हैं। डॉक्टर देवाराम जी, वही खरपतवारों की समस्या की अगर हम कपास की खेती में बात करें तो ये कितनी गंभीर बीमारी है, किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए ताकि खरपतवार ना बढ़े और उत्पादन की क्षमता में फर्क ना पड़े? जी देखिए, कपास की लगभग 150 से 180 दिन की फसल होती है और इसमें खरपतवार का प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम समय पे खरपतवारों का प्रबंधन करेंगे तो इसकी निश्चित तौर पे पैदावार बढ़ेगी। तो इसके लिए कोई भी जो खरपतवार नाशी दवा है उसका प्रयोग नहीं करें और समय समय पे हाथ से, कसोले से और बैलों के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा जब फसल छोटी हो तो उसको खरपतवारों को निकालते रहें। और इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि खरपतवार निकालने में और बाकी और जो समस्याएं हैं उनको भी प्रबंधन करने में आसानी ये रहेगी कि अगर हम मेड़ों के ऊपर बिजाई करते हैं, डोलियां बना के अगर हम करते हैं तो उससे कई सारे फायदे होते हैं। क्योंकि डोलियां बनाने से क्या होगा कि एक तो 25 से 30%
पानी की बचत होगी। दूसरा, जो खरपतवार हैं उनको निकालने में आसानी रहेगी। और कीटनाशक दवाइयों का खरपतवार नाशी अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी भी अगर हम छिड़काव करना पड़े तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। कीटनाशक दवाइयाँ और जो फफूंदनाशक दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव भी हम अच्छे से कर सकते हैं। और उसमें हवा का संचार अच्छा होगा, नमी उपयुक्त बनी रहेगी। और इसके साथ में जब हम उसकी चुनाई करेंगे तो मजदूर जो होंगे उनको चुनाई करने में आसानी रहेगी। तो अगर हम डोलियों पे बिजाई करते हैं, और तीसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जड़ गलन जो समस्या आती है, वो बारिश ज़्यादा हो जाती है और पानी खड़ा हो जाता है तो उसको निकालने में आसानी रहेगी। तो अगर इतने सारे अगर हम डोली बना के इसकी बिजाई करते हैं और डोलियों अगर बिजाई करने के बाद में भी डोलियाँ अगर बना देते हैं तो इतने सारे फायदे होते हैं। तो मैं किसानों को यही सलाह देना चाहूँगा कि डोलियों के ऊपर सिंचाई, डोलियों पे बुआई करें और डोलियाँ बना दें अगर सीधी बिजाई की है तो। जी, तो इस प्रकार से आप खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर हसन जी का आरोप करते हैं। डॉक्टर हसन जी एक दर्शक हैं हमारे, रवि कुमार छत्तीसगढ़ से हैं। ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास धान की खेती है और 2 एकड़ की ज़मीन है, धान की खेती को छोड़कर किस सब्जी की मैं खेती कर सकता हूँ, और पॉली हाउस के साथ सब्जी के उत्पादन में मुझे कितना खर्चा होगा? देखिए, धान की खेती आप जो कर रहे हैं और पॉली हाउस, इस तरह की जो सब्जी की खेती में एक बात ध्यान रखना है कि वहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छी वैरायटीज़ के अलावा सिंचाई का प्रबंधन हो। आप खुले खेत में भी अच्छी सब्जी की खेती कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए खुले खेत में मेड़ बना करके ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगा लीजिए और ज़रूरत पड़े तो मल्चिंग कर लीजिए। तो ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, ये सब आधुनिक तकनीक है। इस सब तकनीक से लगा करके किसान भाई बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो जहाँ पर अगर आपको इससे भी आगे की करना है तब आप संरक्षित खेती की तरफ आएँ। संरक्षित खेती के जो इसके जो सिंपल रूप हैं, जैसे नेट हाउस है, शेड नेट है, टनल टाइप ग्रीन हाउस है, ये सब लगा के आप शुरुआत में खेती कर सकते हैं। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में या परिषद में आकर करके आप इससे संबंधित को जानकारी प्राप्त हो, चाहे कुछ ट्रेनिंग हो, वो भी ले सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि संरक्षित खेती के जो छोटे छोटे रूप हैं, वो 50 वर्ग मीटर का, 100 वर्ग मीटर का, अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाना है तो आप उसको खुद भी बना सकते हैं। सरकार की जो सब्सिडी वगैरह आती है वो लगभग 1000 वर्ग मीटर, 4000 मीटर बड़े मॉडल के लिए होती है। आप शुरुआत के लिए हम किसान भाइयों को कहते हैं कि अपने खेत में, जैसे आप धान की खेती कर रहे हैं वो करें, उसके अलावा कम भाग में आप 50 वर्ग मीटर में, 100 वर्ग मीटर में आप सब्जी की संरक्षित खेती शुरुआत करें और खुद सा, जैसे मैंने बताया, बैम्बू बोस ग्रीन हाउस या पॉली हाउस, इस तरह का चीज बना करके आप सालों भर नर्सरी का उत्पादन, आप सब्जी का उत्पादन, इस तरह का चीज कर सकते हैं जिसमें कि आपको ज्यादा लागत नहीं आएगी। जी, तो इस प्रकार से भी आप एक विकल्प के तौर पर अपने खेती की शुरुआत कर सकते हैं। डॉक्टर देवाराम जी का रुख करते हैं। डॉक्टर देवाराम जी, अब हम बात करते हैं फसल तुड़ाई को लेकर। फसल तैयार हो गई है, कपास की तुड़ाई को लेकर बात की जाए। तुड़ाई करने की समय विधि कितनी महत्वपूर्ण होती है, किस प्रकार से होनी चाहिए, और अगर कोई किसान भाई तोड़ने के बाद बाजार नहीं पहुंचता है या उसके अनुरूप उसको दाम नहीं मिल रहे हैं, भंडारण करना चाहता है, तो किस प्रकार से उचित भंडारण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, जो कपास की फसल है इसमें जैसे जिन किसान, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले किस्मों की बातें कर रहा था कि 3000 से भी ज़्यादा संकर किस्में अनुमोदित हैं। तो एक तो जो किसान भाई चुनाई करते हैं उस समय ये ध्यान रखें कि जो भी किस्म उन्होंने लगाई है वो 2 किस्म का बीज जो भी चुनाई करेंगे रुई कपास, उसको एक जगह मिलाए नहीं। उसको मिलाने से क्या होगा कि उसकी गुणवत्ता खराब होगी और जो बाजार में हमारे को जो पैसे मिलने चाहिए वो उचित मंडी के अंदर आपको भाव नहीं मिलेंगे। तो दोनों को अलग अलग, जितनी भी किस्में लगाता है, 3 किस्में हैं तो तीनों को अलग अलग चुनाई करें और अलग अलग जगह ही, सूखी जगह। और जो चुनाई करते हैं तो चुनाई करते समय जो साटन का जो कपड़ा हो उसके अंदर करें, जो बोरी या टाट हो जिसके ऊपर उसका जो कपास है उसकी, उससे गुणवत्ता खराब हो जाती है। और जो बीड़ी पीते हैं जैसे मजदूर और कुछ जर्दा खाते हैं तो उनके जो भी रेपर्स हैं वो उसके अंदर मिक्स नहीं होने चाहिए। अगर ये उसमें होगा तो उसकी गुणवत्ता खराब होगी और बाजार के अंदर उचित प्राइस उसको नहीं मिल पाएंगे।
जी, वहीं अगर भंडारण की बात करें तो उसको भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, अगर किसान भाई अपने खुद को उसको कपास को चुनाई करके अगर भंडारित करना चाहता है तो भंडारण उसके लिए सूखा रहना चाहिए, नमी नहीं पहुंचनी चाहिए और उचित उसके अंदर वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। अदरवाइज उसके अंदर अगर नमी पहुंच गई तो कपास की जो गुणवत्ता है, वो जो रेशा है, वो खराब हो जाएगा। जी, डॉक्टर हसन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर हसन जी, यही सवाल अगर संरक्षित खेती के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कब तुड़ाई करनी चाहिए, तुड़ाई करने की विधि क्या होनी चाहिए, बाजार से पहुंचने से पहले सुबह करें, शाम करें, ये कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या इसका असर बाजार में मूल्य मिलने पर भी पड़ता है? जी, देखिए, संरक्षित खेती में चूंकि जब इतने एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो ज़रूर हर किसान भाई का ये रहता है किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए। तो इसमें कुछ बातें का ध्यान रखा जाता है खास करके। एक तो जितनी भी लगभग, जैसे मैंने फसल बताया कि अगस्त सितंबर से अगर हम चक्र शुरू करते हैं, चाहे वो टमाटर हो, खीरा हो, शिमला मिर्च हो और भी चीज़ हैं, तो ये हमारा लगभग अक्टूबर के बाद से इसमें तुड़ाई की शुरू हो जाती है। 15 अक्टूबर के बाद से शुरुआत हो जाती है। तो इसमें हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे टमाटर का है, खीरा का है, तो तुड़ाई कोशिश करते हैं कि हमें सप्ताह में 2 बार शुरू होती है, तुड़ाई होती है। और अच्छी बात ये होती है कि संरक्षित खेती में कि आपका अक्टूबर से लेकर जब तुड़ाई शुरू होती है तो वो तुड़ाई आप अप्रैल मई तक आप कंटिन्यूस रहती है, क्योंकि सालों भर फसल का उत्पादन होता है। वैरायटी इस तरह की होती है कि वो काफ़ी देर तक स्ट्रेच होती है। दूसरा बात ये कोशिश करें किसान भाई कि खास करके शाम के समय में हम लोग कोशिश करते हैं कि क्रेट में फसल को तोड़वा लेते हैं और उसकी ग्रेडिंग कर लेते हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड आप कर लें उसमें। ज़्यादातर पॉली हाउस में आपको मुख्यतः अच्छी बात ये होती है कि आपको ए ग्रेड के ही आपको सब्जी मिलेगी, लगभग कभी कभी बी ग्रेड की भी आ जाती है। तो उस समय आप शाम के समय में ये कर लें कि सवेरे सवेरे आपको जो आपको मंडी में हो या जहीं भी जहाँ भैया आप अपने फसल को सही तरीके से बेचने पा रहे हैं वो कर लें। तो शाम के समय जो हम लोगों ने ये पाया है कि वो उपयुक्त समय होता है। उसके बाद अच्छे से आप इसको तोड़ाई करके आप इसकी ग्रेडिंग करें और उसके बाद ग्रेडिंग कर करके आप इसके प्रॉपर इसके मार्केटिंग कर सकते हैं। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, चाहे संरक्षित खेती हो, चाहे कपास की खेती हो, इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल थे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक आज पहुंचाई गई हैं। डॉक्टर देवाराम बाजिया जी, डॉक्टर मुर्तज़ा हसन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद जी। तो इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे जिससे जुड़कर आप अपने सवाल पूछ पाएंगे, आइए नजर डालते हैं सबसे पहले अगले विषय कौन से होने वाले हैं हेलो किसान कार्यक्रम में। तो अगले विषय कुछ इस प्रकार से रहेंगे, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार से है, कितना बदलाव इससे आ सकता है, साथ ही प्याज एवं लहसुन की खुदाई एवं भंडारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पे फ़ोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में ये नंबर खुला रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है, इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम और भी किसान भाइयों तक पहुंचे, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी।
जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। आंखें जिनके बिना जीवन में है अंधकार, आंखें जो पड़ सकती हैं बीमार और हो सकते हैं कई तरह के विकार। अगर आप भी आंखों की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। नेत्र विकार, कारण, लक्षण और उपचार इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।